गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? कैसे होंगे मैम? एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। 10 दिन है आपके पास, प्रॉपर टाइम है, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ के रहे थे टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। इसका हमने इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 देख लिया था। इसके बाद जो है ना आपका आगे का इलस्ट्रेशन, उसको देखने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो आज हम लोग कुछ बेसिक बातें देखते हैं ताकि आगे का इलस्ट्रेशन आप जब भी सॉल्व करेंगे ना तो वो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फटाफट से क्या है ये। देखिए, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, ये 19-20 के बाद से फिर क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 19-20 से जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है कितने का मिलता है याद है क्या? 50,000 का मिलता है। ये आपने पढ़ा भी है। अच्छा, सेक्शन याद है? अंदर सेक्शन क्या था? 16(1), यानी 16(1)A के तहत 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। विच कवर्स, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, ये कवर कर लेता है आपका ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस। यानी कि अगर क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में कुछ दिया हुआ है तो वो वहाँ पर से कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा ये आप सैलरी इनकम में इंक्लूड करेंगे और मेडिकल अलाउंस भी आप पूरा का पूरा सैलरी इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 से ये दोनों को अब इंक्लूड कर लिया गया है। किस में? स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो 50,000 की छूट आपको यहाँ पे मिली गई। एक छूट आप दो बार तो लेंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड क्या है? देखिए, प्रोविडेंट फंड इज अ गवर्नमेंट मैनेज्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। एक रिटायरमेंट सेविंग प्लान होता है एम्प्लॉय के फायदे के लिए, डेट हेल्प्स एम्प्लॉयज प्रिपेयर फॉर रिटायरमेंट। इट मस्ट बी एंश्योर्ड, इस बात से एकदम सुनिश्चित होना चाहिए, डेट द फंड इज रिकॉग्नाइज। अगर आपको छूट चाहिए, अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर आप खुद ही एम्प्लॉय हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपको अगर टैक्स का बेनिफिट चाहिए, आपको अगर डिडक्शन चाहिए प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिस भी प्रोविडेंट फंड में आप जिस भी फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपका रिकॉग्नाइज्ड हो। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड विद EPFO एंड फॉलोज टैक्स रूल्स, ठीक। टू अवेल टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स का मतलब यहाँ पे हो गया डिडक्शन से। अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो क्या हो? रिकॉग्नाइज्ड हो। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। डिडक्शन जो आपको इसमें मिलेगा वो मिलता है अंडर सेक्शन 80C और मैक्सिमम डिडक्शन आप ले सकते हैं 1,50,000 तक का। अब इसमें LIC है, RPF है, वो सब आपका जो है इंक्लूड करते हैं इसमें, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आप कितने का ले सकते हैं? 1,50,000 का। अब आप कहेंगे अगर हमने कंट्रीब्यूट कर दिया है 2 लाख तो डिडक्शन आपको मैक्सिमम 1,50,000 का मिलेगा, बाकी जो 50,000 है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप कहेंगे अगर हमने कंट्रीब्यूट ही किया है 1 लाख का, तो कंट्रीब्यूट 1 लाख का किए हो ना, तो बस 1 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। ज़्यादा खुश होकर के 1.5 लाख मत कर देना, ये मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट है ये आपका। चलिए, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड क्या है ये देखते हैं। इट इज अ फंड, ठीक है, एक फंड है। ये अप्रूव्ड होता है बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और ये भी जो है आपका ये रिकॉग्नाइज्ड है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब इसका भी अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इसका भी आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा अंदर सेक्शन हो जाएगा? अंदर सेक्शन 80C और मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000 का मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए देखिएगा, आपने पढ़ लिया है रेंट फ्री अकोमोडेशन और आपने साथ ही साथ पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस, ये दोनों के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपके एक इलस्ट्रेशन में ना ऐसा है दिया हुआ अंडर सेक्शन 80GG का, इसका काम आएगा। वहाँ पे क्या है ना, रेंट का पेमेंट तो हो रहा है लेकिन ना तो रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में और भी कुछ दिया हुआ है और ना तो हाउस रेंट अलाउंस के बारे में कुछ भी दिया हुआ है। तो वैसे केस में भी जब आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80GG के तहत। आप याद रख लेना, GG से घर, ठीक। यानी कि अगर आप घर ले रहे हैं, घर का आप पेमेंट कर रहे हैं तो डिडक्शन किस में मिलेगा? घर, जी याद हो गया, अंडर सेक्शन 80GG के तहत। अब इसका भी आपका कुछ रूल है, कैसे होगा। पहला हो गया आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। जिस तरह से आप हाउस रेंट अलाउंस करते थे ना, आप क्या कर रहे होते थे? फर्स्ट में एक्चुअल HRA रिसीव, फिर सेकेंड में आप कर रहे होते थे एक्चुअल रेंट पेड माइनस कितना 10% ऑफ सैलरी, फिर थर्ड आप कर रहे होते थे 50% मेट्रो सिटी का लेते थे और नॉन मेट्रो का 40% ऑफ सैलरी आप कंसीडर करते थे और जो भी लिस्ट होता था वो
एग्जाम्पशन हो जाता था। बस वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेंट पेड के केस में सेक्शन लगता है आपका अंडर सेक्शन 80 GG। आइए देखते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, कुछ भी यहाँ पे आएगा, लिख देंगे 25% ऑफ टोटल इनकम, ये भी कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी। और सी हो गया आपका ₹5000 पर मंथ। ध्यान में रखिएगा ये आपका पर मंथ है। अगर 1 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 पे 3 जीरो 60,000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तीनों में से जो सबसे कम होगा, लिस्ट ऑफ द एबव, लिस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे कम, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेक्शन यही हो गया आपका, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर फैसिलिटीज मिलती है एम्प्लॉय को, 4 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में यहाँ पर स्पेशल बातें हैं। एक तो लैपटॉप, लैपटॉप के साथ हो गया कंप्यूटर, और उसी तरह से टेलीफोन, और टेलीफोन के साथ हो गया मोबाइल फोन। याद हुआ क्या, लैपटॉप और लैपटॉप के साथ साथ कंप्यूटर, एक टेलीफोन और टेलीफोन के साथ साथ मोबाइल फोन। ये 4 अगर आपको फैसिलिटी मिल रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर ये 4 आइटम्स की अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो ये जो है ना एग्जम्प्ट होता है, सैलरी इनकम में आप इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसके सिवा कुछ और भी एसेट है प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, तो उसके ऊपर टैक्स बनेगा क्या, उसको सैलरी इनकम में ऐड करेंगे क्या, करेंगे। कितना, पूरा का पूरा नहीं, 10% ऑफ सच एसेट्स। मान लीजिए कोई एसेट आपको दिया हुआ है 1 लाख का, एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड किया 1 लाख का एसेट, तो 1 लाख के एसेट में ये 4 आइटम नहीं है, कुछ और ही है मान लेते हैं, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया आपका 10,000। वो 10,000 जो है ना सैलरी इनकम में ऐड करेंगे, उसके ऊपर आपका टैक्स बनेगा, क्लियर है। ये 4 जो है आपका, ये 4 आइटम क्या क्या है, लैपटॉप, लैपटॉप के साथ साथ कंप्यूटर, एक मोबाइल और मोबाइल के साथ साथ टेलीफोन, ये 4 जो है एकदम एग्जम्प्ट होगा, कुछ भी आपको टैक्स का पेमेंट इसके ऊपर नहीं करना है अगर आपको इसकी फैसिलिटी मिल रही है। और अगर कोई और भी आपको एसेट मिल रहा है, आपके एम्प्लॉयर दे रहे हैं आपको यूज करने के लिए, तो 10% जो है उस एसेट्स का वैल्यू आपका दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उसका 10% आप निकालेंगे। अब रेफ्रिजरेटर मिल गया या फिर मान लेते हैं कुछ AC वगैरह आपको मिल गया, उसका 10% निकाल लेंगे और वो आपका टैक्सेबल होगा, सैलरी इनकम में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे आते हैं, कुछ खाने पीने की बात कर लें। टी, चाय, स्नैक्स, जो भी नाश्ता पानी जो भी आप करते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर, हाँ ये ध्यान में रखिएगा भाई, अल्कोहल वाला आइटम नहीं। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जितना भी चाय आपको पीना है, जितना स्वाहा करना है उतना कर लीजिए, जितना कचर कचर खाना है स्नैक्स उतना खा लीजिए। क्यों, एग्जैम्प्ट है, ठीक है। यानी कि मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये के या फिर 200 रुपये के स्नैक्स खा लिए, दिन भर में 50-100 रुपये का आपने चाय पी लिया, कुछ भी टैक्स का पेमेंट कोई भी जो है वो टैक्सेबल आपका नहीं होगा, क्या होगा, एग्जैम्प्ट होगा। अच्छा ये हल्का फुल्का बात तो हो गया, आते हैं थोड़ा हैवी पे। अब क्या है ये फ्री फूड, अब भोजन यहाँ भी जितना मन उतना एकदम धकच के खा ले, क्या, नहीं भैया नहीं। फ्री फूड जो है ना केवल 50 रुपये तक का अगर आप खाएंगे ना तभी एग्जम्प्ट होगा। ओहो हो, मामला गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो क्या करें, अब 50 से ज़्यादा आपको नहीं खाने का, अगर खा लिए तो अब मान लेते हैं कि आप 80 रुपये का खा ली, एग्जम्प्ट जो है केवल 50 रुपये ही होगा। बाद बाकी जो 30 रुपये बच गया ना, टैक्स दो फिर, ज़्यादा खा लिए, ज़्यादा खाने किसने कहा था। फिर फ्री फूड जो है केवल 50 पर मील विल बी एग्जम्प्ट। ध्यान में रखिएगा, केवल ये 80 को मैं काट देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ना तो आप कहीं ज़्यादा खाएं जा करके। केवल 50 रुपये तक का पर मील जो है एग्जम्प्ट होगा। 50 से अगर ज़्यादा खा लिया तो फिर सैलरी इनकम में जो है आपका, अब जैसे यहाँ पे 30 रुपये का बैलेंस बचा था ना, सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा, टैक्स आपको देना पड़ेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। ये एक बार देख लो आप, अगर आपको कहीं लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो कर लो, ठीक है। इतना हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा गाड़ी घोड़ों की बातों पर। वैल्यू ऑफ मोटर कार, देखिए मोटर कार के केस में अब क्या है, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर खर्चा, भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का तो मतलब पता है ना आपको, हाँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपने भर भर के पढ़ा होगा, एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉई क्या है। देखिए एम्प्लॉयर नौकरी देने वाला, एम्प्लॉई जो नौकरी करता है, जो काम करता है। एम्प्लॉयर अगर खर्चा दे रहा है, किसका, किसकी बात कर रहे हैं, अब खा पी लीजिए ना, मोटर कार की बात कर रहे हैं। टैक्सेबल क्या होगा, अगर बिग या फिर ना इसको आप लार्ज बोल सकते हैं, अगर लार्ज कार है या फिर बिग कार है, 2400 पर मंथ, होश में रहिएगा पर मंथ है ये, ईयरली मत कर देना। 2400 को 12 से गुना कर लेना, जो वैल्यू आएगा वो आपका ईयरली चला जाएगा, ठीक है। 2400 पर मंथ टैक्सेबल होगा।
कौन सी गाड़ी के लिए? लार्ज कार के लिए, बिग कार के लिए। अच्छा, और अगर छोटी गाड़ी है तो तब फिर 1800 पर मंथ टैक्सेबल होगा। अच्छा, और साथ में ड्राइवर भी रखे हैं तो ड्राइवर का 900 पर मंथ हो जाएगा टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, ये भी ड्राइवर रखा है, तो इसका भी सेम है 900 पर मंथ। ड्राइवर के केस में ये दोनों चेंज हो जाएगा आपका। ये बिग को आप लार्ज बोल सकते हैं। लार्ज कार है, बिग कार है, 900 पर मंथ यहाँ पर टैक्सेबल होता है। और अगर स्मॉल कार हुआ तो 600 पर मंथ यहाँ पे टैक्सेबल होता है। मैम ये हमें याद करना पड़ेगा? नहीं, मैं याद करके जाऊँगी, एग्जाम मेरा है ना। इसका भी ना आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है कर लेना। ये लो, ये आपको लिखना है तो लिख लो पॉज करके, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे क्या? देखो, अगर एम्प्लॉयर खर्चा करता है मोटर कार पे, बड़ी वाली गाड़ी है 2400 पर मंथ टैक्सेबल, छोटी गाड़ी है 1800 पर मंथ टैक्सेबल, ठीक है। 600 का डिफरेंस है यहाँ पे। और ड्राइवर को देंगे 900 पर मंथ टैक्सेबल। ड्राइवर को कितना देंगे ये मतलब नहीं है, यानी कि टैक्स की बातें हो रही, टैक्सेबल कितना होगा? 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा। और थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पर मंथ है सब जगह ये, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय कर रहा है खर्चा तो बड़ी वाली गाड़ी के लिए इसका हो गया आपका 900 पर मंथ, यहाँ 300 कम है 600 पर मंथ, और ड्राइवर का दोनों में सेम है 900 पर मंथ 900 पर मंथ, ठीक है। याद कर लीजिएगा इसको, और कोई उपाय नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं हम स्पेशल अलाउंस। मैम कितना है, बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं, ये लास्ट है। स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10(14). अब इसमें देखिएगा आपका दो केस है। एक तो आपका ये हो गया 10(14)(1) और ये हो गया 10(14)(2). इसमें क्या होता है, ये जो है जितना आप खर्चा करेंगे अमाउंट इनकर्ड, उसकी आपको छूट मिल जाती है, ठीक है। एग्जाम्प्ट अमाउंट इनकर्ड, जितना आप खर्चा करेंगे उसकी छूट मिल जाती है। कॉन्वेयंस अलाउंस है इसमें, हेल्पर अलाउंस है, एकेडमिक अलाउंस है, ट्रैवल है, यूनिफॉर्म है और डेली अलाउंस है। ये हमको याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये इतना जो मैंने घस घस के लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? चतुर याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ना, CHATUD। सी से हो गया आपका कॉन्वेयंस, H हेल्पर, A एकेडमिक, T ट्रैवल, U यूनिफॉर्म, D डेली। क्या मतलब है? ये है क्या? ये चतुर है क्या? ये चतुर क्या करना है इसका? ये आपको बता रहा है अंडर सेक्शन 10(14)(1), ये इसका मतलब ये है, इसके ऊपर आपका जितना भी खर्चा होगा ना, अमाउंट इनकर्ड जो है होगा ना, वो एग्जाम्प्ट होगा। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिफॉर्म के लिए आपको मिल गया 2000 रुपये, लेकिन खर्चा जो हुआ ना वो हुआ आपका 1500 रुपये ही। खर्चा कितना हुआ? 1500। तो एग्जाम्प्ट क्या होगा? ये केवल 1500 ही एग्जाम्प्ट होगा। आपको मिला कितना था? 2500 रुपये के ऊपर टैक्स दो जाके। क्लियर हुआ? हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। चलो आगे, अंडर सेक्शन 10(14). अब इसकी बात करते हैं, 10(14)(2) की बात करते हैं। ये भी एग्जाम्प्ट होता है बट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जितना अमाउंट बोला है उतना एग्जाम्प्ट होगा। इसमें क्या था? जितना खर्चा किया उतना एग्जाम्प्ट। इसमें ऐसा जितना खर्चा किया वो वाली बातें नहीं हैं। इसमें गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर देती है। यहाँ पे मैंने केवल 2 लिखा हुआ है, इसके सिवा और भी है आपका, कुछ कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन की अगर बात करें, 100 रुपया पर मंथ, ये भी पर मंथ है, अप टू 2 चाइल्ड। यानी कि अगर हम मैक्सिमम बात करें तो कितना एग्जाम्पशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा? 100 पर मंथ है ना, 1 साल का हो गया 1200 एक बच्चे का। अब मैक्सिमम जो आपको छूट मिलनी है वो 2 बच्चे तक की मिल जानी है। एक बच्चे का 1200, 2 का कितना हो गया? 2400। अगर 2 बच्चे के ऊपर चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, 3000 खर्च हो रहा है, तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो आपको मिलेगा ना वो 2400 का मिलेगा। अच्छा, और अगर 2000 खर्च हो रहा है तो 2000 का मिलेगा, 2400 का नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम है आपका 100 पर मंथ, ठीक है। और अगर हॉस्टल में रह रहे हैं बच्चे, आपकी हॉस्टल अलाउंस है, तो फिर तो मिलेगा आपको 300 पर मंथ। 300 पर मंथ तो एक बच्चे का कितना हो गया? 300 को 12 से गुना कर देंगे 3600, और ये भी अप टू 2 चाइल्ड, यानी 3600 और 2 बच्चे का 3600, 3600 7200। मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे छूट मिलेगी ना 7200 की मिलेगी। अगर हमने 7000 खर्चा किया है तो फिर 7000 ही एग्जाम्प्ट होगा, और अगर 8000 खर्चा कर दिया तो बस 7200 ही एग्जाम्प्ट होगा। बाकी जो 800 बच जाता है ना वो सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा, जाकर के टैक्स देना पड़ेगा आपको उसके पीछे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आपने तो बोला था हो गया, हाँ बस हो गया। अब ये तो आपको पहले से ही आता है, अब इसमें क्या ही बताना है, बस एक बार रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए। देखिए, डिडक्शन और एग्जाम्पशन में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है?
डिडक्शन आपको याद है, आपने एक डिडक्शन पढ़ा था, स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ मैम पढ़ा तो था। कितने का मिलता था? 50,000 का। अंदर सेक्शन 16 1A। अच्छा, पहले आपका सैलरी निकल जाता था, उसके बाद जाके माइनस करते थे, ऐसा ही करते थे ना? हाँ ऐसा ही तो करते थे, बस वही है डिडक्शन। और एग्जाम्पशन क्या है? इसको जो आपका सैलरी इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम जो है, उसमें ऐड ये होता ही नहीं है, पहले ही एग्जाम्प्ट हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं आपने जो भी आपको सैलरी मिल रहा है, डीए मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कमीशन है, जो भी है आपका, ठीक है, जो अलावेंस वगैरह एचआरए मिला है, जो भी आपको मिला है, सब ऐड कर लिए यहाँ पर, ठीक। इसके बाद माइनस करते थे ना स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये जो आपका आया टोटल इनकम के बाद डिडक्शन आप यहाँ पे माइनस करते थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपका 50,000 का होता था, अभी आपने पढ़ा कि अंदर सेक्शन 80C के तहत भी हमको डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक का मिलता है, वो सब यहाँ पे आके काम करेंगे। अच्छा, और अगर एग्जाम्पशन की बात करें, एग्जाम्पशन अभी आपने पढ़ा ना, एकदम छूट मिल जाएगी, वो आप यहीं पे माइनस कर देंगे, इसमें आप लिखेंगे ही नहीं। मतलब कि जो आपका टोटल इनकम आता है ना, टोटल इनकम में वो एग्जाम्पशन वाली बातें यहाँ पे इंक्लूड होती ही नहीं है, पहले ही वो डायरेक्टली जिसको बोल सकते हैं कि डायरेक्टली वो माइनस हो जाता है। और अगर डिडक्शन की बात करें, उसको आप टोटल इनकम पहले निकालते हैं, उसके बाद फिर बाद में माइनस करते हैं। एक बार मैं पढ़ देती हूँ इसको आपके लिए, ठीक है। देखिएगा, टैक्स डिडक्शन, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ यही तो करते थे, जो टोटल इनकम निकालते थे उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, और बाद में फिर जो बैलेंस आता था उसके ऊपर आप टैक्स निकालते थे। इलस्ट्रेशन 4 अगर नहीं देखा है ना, एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है आपका दिया हुआ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है आपका 16 1A के तहत, वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक। टैक्स एग्जाम्पशन अब क्या है? इट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स एंड कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम, ठीक है। कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम। टोटल इनकम यहाँ पर है ना, तो टोटल इनकम से ही एक्सक्लूड होता है, ऊपर हम इसको ऐड ही नहीं करते, तो टोटल इनकम में ये आएगा कहाँ? यहीं पे एग्जाम्प्ट हो जाता है, यहीं हम लिख देते हैं इस तरह से इसको एग्जाम्प्ट, ठीक। अगला इलस्ट्रेशन में ये और भी ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पशंस आर स्पेसिफिक अलावेंसेज ग्रांटेड बाय द टैक्स रूल। अब जैसे हाउस रेंट अलावेंस है आपका, एग्जाम्पशंस जो होता है ना, डायरेक्टली रिड्यूस ग्रॉस इनकम, ठीक। ये सब आपका कुछ बेसिक था जो आपको जानना जरूरी था। अब इसके बाद जो अगला इलस्ट्रेशन आप बनाइएगा, इलस्ट्रेशन 5 से लेकर के इलस्ट्रेशन 10 तक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कहाँ तक आपने कर लिया? 4 तक कर लिया। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 5। ओके, थैंक यू।